नमस्कार रेल साथियों। CSWLI के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ CF चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लेवल 7 अगेंस्ट 20% LDC कोटा। इस पेपर का हम जो 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो अलग से सोल्व कर लिए हैं और पूर्व वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। तो अब सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है इन विच ईयर वाज द रिवाइज्ड HOER रूल्स मेड। HOER नियमों को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो ये जो हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन है, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन है, इसका जो संशोधित ईयर है ये 2005 है साथियों। 2005 के अंतर्गत इसको संशोधित किया गया था। ये ईयर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो HOER के बारे में आप काफी जानते होंगे। HOER में ये 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। इसका जो पहला होता है इंटेंसिव होता है, जिसको अपन गहन बोलते हैं हिंदी में। दूसरा कंटिन्यूस होता है, जिसको निरंतर बोलते हैं। तीसरा इसमें एसेंशियली इंटरमीडिएट होता है, आवश्यक रूप से विरामी होता है, जिसको हम EI बोलते हैं। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको यहाँ HOER से संबंधित दे रहा था, बता रहा हूँ। हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन और इसका जो संशोधित वर्ष है वो 2005 है। 4 प्रकार को इसको वर्गीकरण में किया गया है। चारों प्रकार आप देख सकते हैं। नीचे वाले प्रश्न में देख सकते हैं चारों प्रकार। पहला इसका इंटेंसिव है और दूसरा इसका कंटिन्यूस है। तीसरा इसका एसेंशियली इंटरमिटेंट है, आवश्यक रूप से विरामी, और चौथा इसका एक्सक्लूडेड है। यहाँ जो पर्यवेक्षक आता है, सुपरवाइजर आता है, ये पूछा गया है दूसरे प्रश्न में। जो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, कैटेगरी सुपरवाइजर में आपके JE और SSC आते हैं, जिसको JE और SSC आते हैं, जिसको हम पर्यवेक्षक बोलते हैं। तो सुपरवाइजरी स्टाफ को यहाँ एक्सक्लूडेड में रखा गया है। ये प्रश्न दूसरा यही पूछा गया है, व्हाट इज द HOER क्लासिफिकेशन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ। पर्यवेक्षक की स्टाफ का HOER वर्गीकरण किया गया है। तो ये एक्सक्लूडेड में रखा गया है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर में आपके JE और SSC आते हैं, इतना आपको नॉलेज भी होगा। तो दूसरे में आपका यहाँ B ऑप्शन हो जाएगा। और सवाल नंबर अगर हम पहले की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ 2005 हो जाएगा, क्योंकि HOER नियमों को जो संशोधित किया गया था वो 2005 में किया गया था। साथ ही यहाँ जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, और मैक्सिमम बार ये रिपीट होता रहता है, आता रहता है। ये भी HOER से संबंधित है। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये HOER का जो टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है। इसमें से रेगुलर यहाँ इस प्रश्न पत्र में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न HOER से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं HOER अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और HOER के बारे में अगर हम APO की तैयारी कर रहे हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, OS की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप B में की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं HOER एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप बुक से, टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इसको देख सकते हैं। तो हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, व्हाट डज लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, ये दो होते हैं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। यहाँ लॉन्ग ऑन से मतलब पूछा गया है, व्हाट डज लॉन्ग ऑन मीन इन द केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स एज पर HOER रूल्स।
HOER नियमों में गहन वर्कर के संदर्भ में लॉन्ग ऑन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे जो लॉन्ग ऑन का अर्थ है वो 8 घंटे से है, यानी कि ए पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर, ड्यूटी की वो अवधि जो निम्नलिखित से अधिक हो। यदि 8 घंटे की से ज्यादा की ड्यूटी हो तो वो लॉन्ग ऑन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। इसलिए यहाँ राइट आंसर आपका 8 घंटे है, 8 आवर्स। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो 8 आवर्स है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें साथियों, प्रश्न नंबर 4 है हु प्रिसाइड्स ओवर द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट एंड कमेटी CSBFC। यहाँ SBF है। तो ये कह रहा है कि जोनल लेवल में, एट जोनल लेवल, यानी जोनल लेवल पर या जोनल लेवल में केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति की अध्यक्षता कौन करता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो जोनल लेवल पे PCPO साहब करते हैं। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ PCPO आप किसी भी डिवीजन में कार्यरत हैं, कहीं पर भी कार्यरत हैं, आप किसी भी जो भारतीय रेल 68 डिवीजन को इस समय मान के चल रहा है, डिवीजनों की जो संख्या है वर्किंग कंडीशन के हिसाब से वो 68 है। इसमें कई बार ऑप्शन में 70 भी आता है और 73 भी आता है, लेकिन जो रेलवे मान के चल रहा है अभी, अपन लेटेस्ट 2022 के प्रश्न पत्रों को सोल्व करें और ये भी 2022 का ही है। तो 2022 का है तो ये आपके जो डेट है इसकी प्रश्न पत्र की वो 23/9 है, इसकी प्रश्न पत्र की डेट की 23/9/2022 है। तो इसमें अपने को लेटेस्ट है, इसलिए अपने को यहाँ दो चीजें आना, आप किसी भी डिवीजन में है, जैसे PCPO प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी है तो यहाँ चीफ, पर्सनल चीफ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है, फुल फॉर्म जो इसकी प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी होता है। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा की दृष्टि से वहां का जो वर्तमान में PCPO साहब कौन है जोनल लेवल पर, PCPO साहब कौन है, और PCPO साहब जोनल लेवल पर ही बैठते हैं, हेडक्वार्टर लेवल पे। तो PCPO का आपको नाम भी याद रखना चाहिए, आप जिस भी डिवीजन में है उस डिवीजन के PCPO का नाम भी ध्यान में रखें। ये पेपर बिलासपुर डिवीजन का है, सॉरी ये पेपर जहां का है फिरोजपुर डिवीजन का है। तो ये फिरोजपुर वाले बताएंगे कि वहां के जो वर्तमान जो PCPO हैं वो कौन है, कमेंट्स बॉक्स में वो बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात है, यहाँ PCPO का नाम तो नहीं पूछा, लेकिन PCPO का नाम अपने को जिस भी डिवीजन में अपन कार्यरत है वहाँ PCPO का नाम अपने को याद रखना जरूरी है। GM साहब का नाम याद रखना जरूरी है। वहाँ के आपके DRM और सीनियर DPO जो मुख्य अधिकारी हैं उनके नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि अधिकारियों के नाम से संबंधित एक दो अपने रेल मंत्री कौन है, रेल राज्य मंत्री कौन है, इनका नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न वहां से आपके पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर अपना आंसर की बात करें तो यहाँ C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 68 डिवीजन वर्किंग कंडीशन के हिसाब से हम लेंगे और यहाँ पे जो PCPO है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। और स्टाफ बेनिफिट फंड की बात चल रही है, तो ये रेलवे में 1931 में आया था, ये रेलवे में आपके 1931 में आया था और इसकी फुल फॉर्म आप CSBFC यानी कि CS यानी कि सेंटर स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी, ये आप इतना यहाँ ध्यान रखें। इसमें जो अंशदान की राशि थी पहले 500 रुपये रखी गई थी, जो कि अब बढ़ा करके 800 रुपये कर दी गई है। ये पूछे जाते हैं, जो प्रश्न मैं आपको अलग से बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं स्टाफ बेनिफिट फंड पे आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आधा पौन घंटा चाहिए एक्सप्लेन के लिए इसकी पूरी। लेकिन मैं यहाँ वही बता पाता हूँ जो परीक्षा में बार बार वो पूछता रहता है और बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे 1931 परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा ईयर में लाया गया, जैसे अंशदान की राशि 500 से बढ़ाकर अब 800 कर दी गई है कर्मचारी के,
तो ये पूछा जाता है। इसलिए अगर मैं यहाँ एक ही प्रश्न में अगर आधा घंटा पौन घंटा मैं आपको स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित अगर बताने लग जाऊंगा तो आधा घंटा तो अपना यही खराब हो जाएगा। अपने को प्रश्न पत्र पूरे करने हैं और प्रश्न पत्र में अपने 1 से 100 तक क्वेश्चन है। 10 राजभाषा के जो प्रश्न थे वो मैं पूर्व में करा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी अंडरटेकन अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। ये भी दूसरा प्रश्न भी एसबीएफ से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं स्टाफ बेनिफिट फंड टॉपिक है। इसमें से 1-2 प्रश्न ये देखा गया है कि चाहे एपीओ की एग्जाम हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर की हो, सीएसडब्ल्यूआई की हो, ओएस की हो, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, सभी में स्टाफ बेनिफिट फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप कम से कम स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ें। और इससे रिलेटेड जो 4-5 प्रश्न आते हैं वो मैं वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं और मेरे वीडियो भी ढंग से देख लेते हैं तो आपका काम कल्याण हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी अंडरटेकन अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड है एसबीएफ, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे जो महिला सशक्तिकरण गतिविधि आती है, ये यानी वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज, ये तो क्या है स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत ये जो गतिविधि होती है ये तो आती है। दूसरा है यहाँ रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस, आर्थिक कष्ट से राहत हेतु भी एसबीएफ काम करता है, तो ये भी आती है, ये भी सही है। तीसरा है इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली भी के तहत भी ये काम करता है एसबीएफ, तो ये भी आती है। ये जो कर्मचारी कैंटीन हेतु बर्तन है ये एक अलग चीज है, कैंटीन हेतु बर्तन है ये एक अलग चीज है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस पेपर का टेस्ट है जो मैंने ग्रुप में ले चुका हूं। तो जो भी रेल साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स बहुत ही सोच समझ के करें प्रश्नों के बारे में, क्योंकि इस पेपर का टेस्ट जो मेरे पास बीआर क्लासेस का जो बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप में सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं और उस रेल साथियों ने इस प्रश्न पत्र की पूरी तरह जांच कर ली है। इसमें ओनली 2 प्रश्न गलत हैं, 18 और 62 नंबर। इसलिए यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा। और यदि इन 2 प्रश्नों के अलावा यदि आप किसी प्रश्न पर कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप अपनी अज्ञानता का परिचय नहीं दें। आप 100% हो जब ही उस प्रश्न के बारे में कमेंट्स करें, क्योंकि आपकी अज्ञानता के कारण जो दूसरे रेल साथी हैं जो बीआर क्लासेस पे विश्वास करते हैं वो इस वीडियो को देख रहे होते हैं और उसी के आधार पे वो अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होते हैं, उसी तैयारी के आधार पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। आप अज्ञानता के कारण किसी प्रश्न का ऑब्जेक्शन कर देते हैं और वो प्रश्न यदि गलत है तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी उससे भ्रमित होते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। कमेंट्स करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप करिए, लेकिन आप जब भी करिए जब आप 100% हो और उस प्रश्न के उत्तर का आप प्रूफ मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सके। प्रूफ, उस उत्तर का प्रूफ आप मुझे पर्सनल, जो मेरी स्क्रीन पे 2-2 नंबर चल रहे हैं उस प्रश्न पे आप मुझे पर्सनल उस प्रश्न का उत्तर चेंज करवाने के लिए आप मुझे वो प्रूफ भेजें। उस प्रूफ को भी जो मेरे ग्रुप के रेल साथी हैं उनसे मैं डिस्कस करूंगा, उनसे मैं विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद ही मैं किसी प्रश्न का उत्तर चेंज करूंगा। इसलिए कमेंट्स करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप करिए, लेकिन पूरे 100% के साथ। अन्यथा आपका चुप रहना और वीडियो से सीखना ही बेहतर है, क्योंकि आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हैं अपनी अज्ञानता के कारण कमेंट्स कर देते हैं
और वो आपकी अज्ञानता के कारण प्रश्न का उत्तर गलत आप कमेंट्स करते हैं, तो जो दूसरे साथी जो वीडियो पे आश्रित हैं, जो BR क्लासेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जो वीडियो देखते हैं, वो आपके कमेंट्स की वजह से उनके मन में डाउट जाता है। इसलिए विश्वास बनाए रखें। BR क्लासेस किसी प्रकार की गलतियां, ऐसा सिस्टम हमने तैयार कर लिया है अब कि BR क्लासेस की गलतियां बिल्कुल नगण्य के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस पेपर का आप वीडियो देख रहे हैं उस पेपर का टेस्ट 15 दिन पहले BR क्लासेस के ग्रुप में ले लिया जाता है, और यदि प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है या आंसर की में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाता है। फिर भी वीडियो बनाते समय यदि मेरे से गलती होती है और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर 100% ये सही है, इसका मैं प्रूफ भेज रहा हूं, उस प्रूफ की हम जो रेल साथी ग्रुप में है, जो सिलेक्टेड साथी हैं हमारे पास, वो भी ग्रुप छोड़ के गए नहीं है, वो भी ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, ग्रुप मेंबर है, उनके साथ ग्रुप में मैं विचार विमर्श करूंगा और उस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो चलिए, ये जरूरी था बताना ताकि आप गलत कमेंट्स नहीं करें। 6 नंबर की बात करते हैं साथियों। हु हैज द पावर टू अप्रूव रीएप्रिएशन ऑफ SBF फंड्स? कर्मचारी हित निधि से फंड का पुनर्योजन किस सहमति से किया जा सकता है? तो ये GM महोदय होते हैं, GM साहब होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ एक्यूरेट राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 है। 7 एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीरियड फॉर द पर्पज ऑफ कंपनसेशन एट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट, डेथ इन harness as a result of accident when off duty. Second है permanently cripped in the course of duty, and third है medically decried with more than 5 year service remaining. अनुकंपा नियुक्ति हेतु निम्नलिखित को घटती प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें। सेवा के दौरान, ड्यूटी के बाहर एक्सीडेंट में मृत्यु। सेकंड, ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से अपंग होना। थर्ड, 5 साल से ज्यादा की रहते हुए चिकित्सा विकटवर्ती होना। तो इसमें जो इनका क्रम है वो मांगा गया है, तो इसके लिए जो सी ऑप्शन है वो एक्यूरेट बैठता है। पहली सेकंड है, फिर फर्स्ट है और फिर थर्ड है, यानी 2, 1 और थर्ड। तो ये सी ऑप्शन यहाँ आपका एक्यूरेट बैठता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। प्रश्न नंबर 8 है, ऑन विच पोस्ट इज ए मेडिकली डिकेटेराइज स्टाफ प्लेस्ड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव पोस्ट? चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारी को अन्य पद आवंटित करने से पहले कौन से पोस्ट पर रखा जाता है? तो उसको जो रखा जाता है वो सुपरमेन्योरी पद पे रखा जाता है, यानी सुपरमेन्योरी पोस्ट पे उसका रखा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आप ले लेंगे और यही करेक्ट है। 9 नंबर का प्रश्न है, मंडल में वैकेंसी बैंक कौन संभालता है? हु मेंटेन्स द डिविजनल वैकेंसी बैंक? देखिए कैसा प्रश्न है। इसमें जो मंडल में होता है वो सीनियर DPO साहब हैं, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी। उसी के साथ प्रश्न नंबर 10 है, हाउ द सीनियरिटी टू स्टाफ डिक्लेयर्ड सरप्लस इज फिक्स्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट? पुनः तैनाती पर सरप्लस स्टाफ की वरीयता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इस स्थिति में क्या होता है साथियों, पुनः तैनाती पर जो सरप्लस स्टाफ होता है उसकी जो सीनियरिटी होती है वो पिछली सेवा का कोई लाभ उसमें ऑफ पास्ट सर्विस इज एडमिसिबल, यानी पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं। यही इसका राइट आंसर है। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने को बी और सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन अपन ए ले लेंगे। इसके साथ प्रश्न नंबर 11 है, हु कैन अप्रूव अल्टरेशन इन डेट ऑफ बर्थ नॉन गजिटेड स्टाफ इन द सर्विस रिकॉर्ड? सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि बदलने के लिए स्वीकृत देते हैं तो कौन सक्षम है? तो साथियों मैं बता दूं, इस प्रश्न को आप डायरी में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इस प्रश्न को आप दिमाग में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं?
इस प्रश्न को आप एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ले सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? इसका कारण यह है कि ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हो चुका है एपीओ में, वेलफेयर इंस्पेक्टर में, CSWLI में, OS में, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क में, कि आपको इस प्रश्न को रट लेना है, डायरी में लिख लेना है और इसको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है ताकि ये प्रश्न आपका गलत नहीं हो। यहां जब सर्विस रिकॉर्ड की बात हो रही है तो सर्विस रिकॉर्ड में यदि अगर कोई आपकी बर्थ डेट यानी कि जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ अगर बदलने की स्वीकृति देने है तो कोई सक्षम है तो वो है आपके PCPO साहब, वो है आपके प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी जन्म तिथि को बदलने में सक्षम है। ये प्रश्न आप वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और मैक्सिमम बार रिपोर्ट लगभग हर प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न देखा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। आप चाहे तो इसे डायरी में उतार सकते हैं, आप चाहे इसे दिमाग में रख सकते हैं और आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम बेसिक पे फॉर वर्किंग आउट हाउरली रेट ऑफ नाइट ड्यूटी अलाउंस, NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस एज पर लेटेस्ट रूल्स। नवीनतम नियमों के अनुसार रात्रि ड्यूटी भत्ते के घंटे की दर की गणना हेतु अधिकतम मूल वेतन क्या निर्धारित किया गया है? अब यहाँ मूल वेतन की बेसिक जो मूल वेतन है आपका, जिसकी मैक्सिमम बेसिक पे वो कितनी है वो पूछी गई है। तो इसकी होती है साथियों मैक्सिमम बेसिक पे जो होती है नाइट अलाउंस की, नाइट ड्यूटी अलाउंस की NDA है ये, सॉरी साथियों NDA है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है। तो इसकी जो मिनिमम बेसिक तय गई है वो की गई है 43,600 रुपए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में। तो 43,600 रुपया आपके ऑप्शन सी में है, इसलिए यहाँ जो सी ऑप्शन है वो आपका एक्यूरेट बैठता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें साथियों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESS मॉड्यूल इन HRMS? तो यहां ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ESS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यह मैं बता दूं, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ एकदम करेक्ट बैठता है, सी आंसर आप यहाँ ले लेंगे। ये जो HRMS है साथियों, HRMS है, इसके बारे में भी आपको अगर आपको जो मैंने बुक्स बताई हैं और जो BR क्लासेस के जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप HRMS के बारे में जरूर पढ़ ले, क्योंकि HRMS ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है जिसमें HRMS से संबंधित प्रश्न नहीं आ रहे हों। तो जो BR क्लासेस का स्टडी मटेरियल है और जो मैंने आपको 3 बुक बता रखी है उन तीनों बुक में से HRMS अगर आपका टॉपिक वहां मिल जाता है तो एक दिन बैठ के 2 घंटे 1 घंटे लगेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर परीक्षा में HRMS टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो APO में आ रहे हो, CSWLI का तो ये पेपर है ही, यानी कि HRMS टॉपिक से जूनियर सीनियर OS, जूनियर सीनियर क्लर्क OS और आपके वेलफेयर इंस्पेक्टर CSWLI APO में ये प्रश्न रेगुलर आ रहे हैं। तो जरूरी हो जाता है HRMS की जानकारी आप लोगों को होना। तो देखिए यहाँ पूछा क्या है, यहाँ इन्होंने पूछा हु कैन बी द ग्रीवेंस इन चार्ज ऑफिसर, GIO यानी कि ग्रीवेंस इन चार्ज ऑफिसर, इन चार्ज ऑफिसर, ये आप यहाँ दे सकते हैं ग्रीवेंस इन चार्ज ऑफिसर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ग्रीवेंस इंचार्ज ऑफिसर कौन होता है?
तो यहाँ जो ऑफिसर होता है वो कोई भी कार्मिक अधिकारी हो सकता है, कोई भी जो GIO है, ग्रीवेंस इन चार्ज ऑफिसर, GIO ग्रीवेंस इन चार्ज ऑफिसर, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी कार्मिक, कोई कहने का मतलब कोई भी कार्मिक अधिकारी। ऑफिसर GIO ये कोई भी हो सकता है, एनी पर्सनल ब्रांच ऑफिसर, कोई भी कार्मिक अधिकारी हो सकता है। तो अपने यहाँ डी आंसर ले लेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बेहतर है। देखिए साथियों, HRMS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, मैं हर वीडियो में और बोलते समय HRMS की फुल फॉर्म ही बोलता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं HRMS, मैं हमेशा बोलता हूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोलता रहता हूं। तो जो ये आपका पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यही आपका यहाँ एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। यानी H से आपका ह्यूमन, R से आपका रिसोर्स, M से आपका मैनेजमेंट और S से आपका सिस्टम हो जाएगा। तो ये 15 में अपन ए आंसर यहाँ ले लेंगे, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। उसी प्रकार 16 की बात कर रहे हैं साथियों। इज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्किंग पैलेस एक्ट, ये कृषि जुडिशियल बॉडी कार्यस्थल में महिलाओं को यौन शोषण से बचाव हेतु अधिनियम के अंतर्गत गठित होने वाली आंतरिक शिकायत समिति क्या अर्ध न्यायिक है? बिल्कुल है, लेकिन 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 ओनली इन स्पेसिफाइड केसेस, यानी केवल निर्दिष्ट मामलों में। नहीं, ये इसका गलत आंसर है साथियों, नहीं, ये बिल्कुल है, ये सॉरी माफी चाहूंगा, ये आंतरिक शिकायत समिति अर्ध न्यायिक है, बिल्कुल है, यस, इसमें यस ही बैठेगा, नो तो ये गलत हो जाएगा, यस ही बैठेगा, बी है, और सी ये नहीं है, ये गलत है, नॉन ऑफ द वो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी आपके। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो अर्ध न्यायिक तो ये है तय है, ये क्लियर है, अर्ध न्यायिक है, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब यहाँ यस ही सही बैठेगा, तो यहाँ ऑप्शन बी अपन यहाँ ले लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। As per the railway employee charter, what is the module timeline for disposing a minor penalty discipline and appeal rule 1 अक्टूबर 1968? डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। रेलवे एम्प्लॉय चार्टर के अनुसार छोटी शास्ति के अनुशासनिक प्रकरण को निपटाने हेतु मॉडल टाइमलाइन क्या है? तो इसके लिए 2 महीने हैं, इसके लिए 2 मंथ है। तो अपन देख लेते हैं 2 मंथ किस ऑप्शन में है। तो ये 30 दिन, ये तो 1 महीना हो गया, ये तो आएगा नहीं। ये 60 दिन, हाँ ये 2 महीने अपन, 60 दिन का मतलब 2 मंथ, हाँ तो ये ले लेते हैं 2 मंथ, 2 मंथ। तो ये बी ऑप्शन यहाँ एक्यूरेट हो जाएगा। ये 1.5 महीना आपका बैठेगा नहीं, 1 महीना 31 दिन ये बैठेगा नहीं। 31 दिन का 1 महीना, मैंने 2 महीने नहीं, सॉरी साथियों, ये भी गलत है इसमें, ये 31 दिन एक्यूरेट है, डी ऑप्शन अपन यहाँ लेंगे। 2 मंथ इसका बैठेगा नहीं। एज पर द रेलवे एम्प्लॉय चार्टर व्हाट इज द मॉड्यूल टाइमलाइन फॉर डिस्पोजिंग ए माइनर पेनल्टी डिसिप्लिन एंड अपील रूल केसेस? अच्छा, डिसिप्लिन एंड अपील रूल केस 1 अक्टूबर 1968 रेलवे एम्प्लॉय चार्टर के अनुसार छोटी शास्ति के आनुसानिक प्रकरण को निपटाने मॉड्यूल टाइम, ठीक है, 31 दिन, ओके, ये 31 दिन ही राइट है। यानी ऑप्शन डी आपका, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, मैं कंफ्यूज हो गया था, आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ डी ऑप्शन ही राइट है, डी ऑप्शन ही राइट है। मैं कंफ्यूज हो गया था लेकिन आप नहीं हो, ध्यान रखें। ये जो प्रश्न नंबर 18 है साथियों, ये प्रश्न नंबर जब रेलवे की एग्जाम आयोजित हुई थी तो बाद में जब रेलवे ने आपत्तियां मांगी, जितने भी अपियर हुए थे इस प्रश्न में, इस प्रश्न पत्र में, इस जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 23 नौ को जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो उस समय जितने भी अभ्यर्थी इस पेपर में अपियर हुए थे, तो ये प्रश्न
का उत्तर बाद में संशोधित किया गया था, रेलवे ने इसको बाद में संशोधित कर दिया था। तो एक तो ये 18 नंबर है और एक ये 62 नंबर है। तो इस प्रश्न पत्र को हम बाद में लेंगे, यानी बाद में जब प्रश्न पत्र अपन पूरा 100 कर लेंगे तो बाद में इन दोनों प्रश्नों का निपटान अपन 18 नंबर और 62 नंबर का निपटान वीडियो के एंड में यानी 100% के बाद में लेंगे। अभी हम इसको फिलहाल छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 19 है, फ्रॉम वेरी इज पेंशन पेड टू पेंशनर्स। हाँ, एक बात है, इसका उत्तर मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसका उत्तर मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। दोनों के राइट आंसर लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। 18 और 62 के जो उत्तर हैं उसको मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन इसका राइट उत्तर आप भी बता सकते हैं क्योंकि रेलवे ने इसका उत्तर बदला है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका राइट उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं दोनों प्रश्नों के राइट उत्तर आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर हम 19 की बात करें, फ्रॉम वेरी इज पेंशन पेड टू पेंशनर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन कहां से मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। तो ये भारत की संचित निधि से मिलती है। आप डायरेक्ट डी ऑप्शन लगा सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। जो भारत की संचित निधि होती है, ये वर्ड आप ध्यान में रखें। डी ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भारत की संचित निधि होती है वहां से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन मिलती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छक्का लगाइए इस पे। ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएमआईडी। यूएमआईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो यू से हो जाएगा यूनिक, एम से हो जाएगा मेडिकल, आई से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन और कार्ड हो जाएगा। यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये सी ऑप्शन है जो आपका एक्यूरेट यहां बैठता है, इसलिए सी आंसर अपन यहां ले लेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, इन विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडेड। प्रमुख नियोक्ता की परिभाषा को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 के कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो ये सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 2 में दिया गया, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 22 है, विच सेक्शन इन आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सुओ मोटो डिस्क्लोजर। सूचना को स्वयं से उद्घाटित करने का प्रावधान का सूचना का अधिकार अधिनियम के किस सेक्शन में है? देखिए यहां सेक्शन पूछा गया है, तो सेक्शन ये 4 में है, ये सेक्शन 4 में है, तो 4 अपने यहाँ ए ऑप्शन में है, तो अपन यहाँ ए ले लेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, विच कमेटी हैड रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट। किस समिति द्वारा रेल बजट को आम बजट करने का अलग से करने का प्रस्ताव दिया गया था? बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है साथियों, डायरी में लिख लीजिएगा। और कई प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर को, प्रश्न को और प्रश्न के उत्तर को दोनों को आप दिमाग में रखिएगा। कई बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं बार बार एग्जाम में, कम से कम एक पेपर में 25 प्रश्न ऐसे होते हैं, कम से कम 25 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। कम से कम मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है, आकलन है कि 25 जो प्रश्न है वो हर पेपर में रिपीट होते रहते हैं। अगर हम यहाँ 25 प्रश्नों की तैयारी अपन 10 से
10 से 20 सोल्ड पेपर अपन प्रीवियस कर लेते हैं, 10 से 20 सोल्ड पेपर्स अपने यहाँ कर लेते हैं, तो 25 प्रश्नों की तैयारी तो अपनी वैसे ही हो जाती है। मान लीजिए 60 नंबर लाने जरूरी है, 60 प्रश्नों के आप एक एक नंबर यानी कि 60% पे क्वालिफाई हो जाता है। अब उसमें से 25 अपन निकाल दें तो यहाँ 35 बचते हैं, यहाँ 35 बचते हैं। तो मान लीजिए 25 प्रश्नों की तैयारी, तो ये अपने को 15-20 अगर सोल्ड पेपर हम 15 से 20 सोल्ड पेपर अपन सोल्व कर लेते हैं किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एपीओ का हो, चाहे CSWLI का हो, चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो, ओएस का हो, जूनियर क्लर्क का हो, सीनियर क्लर्क का हो, तो यदि हम ये 15 से 20 प्रश्न पत्र हम सोल्व कर लेते हैं तो अपने 25% तो लगभग वैसे ही सही हो जाते हैं। देखिए कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़े कि मतलब अपना काम हो जाए। तो यहाँ 25 तो वैसे हो जाते हैं। अब ये 35 बचे, इसके लिए आपको तैयारी कर लेते हैं अगर आप थोड़ी बहुत, तो 35 तो अपन किसी भी पेपर में बड़े आसानी से वैसे ही कर देते हैं। तो 35 और 25 60% के हकदार तो अपना वैसे ही हो जाते हैं। और यदि 60% के अपन हकदार हो जाते हैं और थोड़ी बहुत तैयारी को और गति दे देते हैं, जैसे अपन ने वीकली टेस्ट दिया, या अपन किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप के माध्यम से तैयारी होती रहती है, अपन गलत पढ़ रहे होते हैं उसका अपन सही कर लेते हैं। यदि अपन ने मान लीजिए थोड़ा सा जोर और लगा दिया तो 20 से 30% का जोर अपन लगा लेते हैं, तो अपन 80 या 90 प्लस चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन के दावेदार के हकदार हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो प्रश्न था, प्रश्न ये था किस समिति द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, प्रस्ताव दिया गया था किस समिति के द्वारा, तो वो एक वर्ष समिति थी, एक वर्ष समिति, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर जो 24 है, व्हाट इज द रिवाइज लिमिट फॉर इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन स्केल एंड परचेज ऑफ शेयर ईटीसी अंडर कंडक्ट रूल्स 1966। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है 1966 का। 24 जो यहाँ है, शेयर इत्यादि के बेचने और खरीदने के संबंध में आचरण नियम 1966 के अंतर्गत सूचना देने तो संशोधित सीमा क्या है, तो 6 माह का मूल वेतन है साथियों। मैं यहाँ डायरेक्ट ही आपको उत्तर बता देता हूँ, 6 माह का मूल वेतन है, जो कि आपके ऑप्शन 6 में है, जो कि सी में है। तो यहाँ 24 सी हो जाएगा, 6 मंथ्स बेसिक पे, 6 माह का मूल वेतन। उसी प्रकार से 25 नंबर का प्रश्न है, रिवीजन एंड रिव्यू आर डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। संशोधन और समीक्षा का प्रावधान अनुशासनात्मक एवं अपील नियमों के कौन से भाग में है। तो ये जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 5 5 6 में है। ये जो पार्ट 6 है भाग 6 में आता है, तो यहाँ डी ऑप्शन हम ले लेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की संरचना क्या है। अब यहाँ रेलवे बोर्ड की संरचना पूछी है, तो रेलवे बोर्ड में देखिए साथियों, चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है रेलवे बोर्ड का, उसके अलावा 4 सदस्य और होते हैं, उसके अलावा 4 सदस्य और होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। यहाँ जो सीआरबी का चेयरमैन कौन है अभी, तो सीआरबी चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, उसके अलावा 4 और होते हैं, तो यहाँ 4 + 1 सीआरबी, तो ये आपके ऑप्शन बी में बैठेगा, 26 में बी बैठेगा, सीआरबी +4 मेंबर्स, तो यहाँ बी हो जाएगा। तो 26 में बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 27 है, हु विल हेड द गति शक्ति यूनिट GSU, गति शक्ति यूनिट इन द डिवीजन एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। नवीनतम निर्देशों के अनुसार मंडलों पर गति शक्ति इकाई की अगुवाई कौन करेगा।
उसके लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक यानी सीपीएम, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 है, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जीएम। ये इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। ये यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा प्रश्न निकल के आ रहा है जीएम की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये थोड़ा यहाँ कॉपी में उतार सकते हैं आप, इसकी कॉपी में उतार लीजिएगा, जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। पोर्टल वर्क, जेम पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो आता है वाणिज्य में आता है, कॉमर्स। सी ऑप्शन अपने यहाँ ले लेंगे। 29 है, विच टेस्ट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन ऑफ जनरल मैनेजर्स इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल में महाप्रबंधकों के चयन हेतु कौन सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये जो EQ टेस्ट है ये अनिवार्य कर दिया गया है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेटिंग अप। ये फिर आ गया साथियों, CRCSE एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत शिशु गृह स्थापित करने हेतु किसी संस्था में न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या क्या निर्धारित की गई है? अब ये देखिए, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेटिंग अप, यानी पालनाघर की बात हो रही है, एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये जो MBA है, अगर ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछता, यदि ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछता है प्रश्न, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछता है, तो इसमें आती हैं 30 महिलाएं, इसमें आती हैं फैक्ट्री एक्ट जो आपका है उसके अनुसार यदि ये पूछता है तो उसके अंतर्गत आती है ये 30 महिलाएं आती हैं। लेकिन यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 50 बनेगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सवाल ये है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत ये जो नियम यहाँ चेंज कर दिया गया है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो यहाँ इसका आंसर 50 बनेगा। और यही यदि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछता, यही यदि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार पूछता तो ये बनता, फैक्ट्री एक्ट जो आपका 1948 है, फैक्ट्री एक्ट जो 1948 है, फैक्ट्री एक्ट जो आपका 1948 है उसके अनुसार ये पूछता तो यहाँ आंसर 30 बनता। लेकिन इसने फैक्ट्री एक्ट 1948 नहीं पूछ करके इसने पूछा है एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो उसके अनुसार इसकी संख्या 50 हो जाएगी। तो यहाँ अपन बी ऑप्शन लेंगे, न कि ए ऑप्शन। ये थोड़ा यहाँ ध्यान रखे, क्योंकि मैं कई वीडियो में मैंने इसका उत्तर 30 बताया है, तो 30 बताया तो वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार लिया है और वो पूछता भी उसी के आधार पे है। जैसे एक प्रश्न है साथियों, मैं बताऊं आपको कि एक प्रश्न आता है प्रश्न पत्रों में, मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, 31 के आसपास ले लेता हूँ उस प्रश्न को। उसमें फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो ये जो नोटिस दिया जाता है हड़ताल के लिए, वो 6 वीक पहले या 45 दिनों के पहले ये आता है उसमें फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। इससे पहले नोटिस दिया जाता है, इससे पूर्व यानी 1.5 महीने पहले सूचित किया जाता है। लेकिन इसी के अनुसार, अब जैसे इसी के अनुसार है, तो जैसे औद्योगिक संबंध संहिता है, औद्योगिक 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 संबंध
औद्योगिक संबंध संहिता है। तो औद्योगिक संबंध संहिता है, उसमें वो आगे लिखता है, औद्योगिक संबंध संहिता में आगे लिखता है 2020 लिखता है। तो इसके अनुसार 60 दिन हो जाते हैं, इसके अनुसार 60 दिन हो जाते हैं। यदि वो प्रश्न में पूछे औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार कितने दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, तो वो 60 दिन है, 2 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। ये पूछा जाता है प्रश्न। अब जो तैयारी कर रहे होते हैं रेल साथी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्योंकि ऑप्शन में वो 45 दिन भी देता है और ऑप्शन में वो 60 दिन भी देता है, तो यहाँ आके वो गच्चा खा जाते हैं। क्योंकि वो 45 जबकि वो पूछ रहा प्रश्न में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पूछ रहा होता है, क्योंकि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार ये 45 दिन नहीं है, ये 60 दिन कर दिए गए हैं। हाँ, अगर वो ये औद्योगिक संबंध संहिता 2020 नहीं लिखता है तो अपने को 45 दिन का आंसर देना है वहां पर के, तो ये उत्तर देना है वहां पे, ये 45 दिन राइट होगा। अगर वो वीक में पूछता है तो 6 वीक राइट होगा, इसलिए ध्यान रखें। लेकिन यदि उसने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 प्रश्न में लिख दिया है, आपके क्वेश्चन पेपर में लिख दिया है, तो फिर आपका 60 दिन का उत्तर देना वहां अनिवार्य हो जाता है। वैसे ये प्रश्न था। अगर यहाँ फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 30 महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिखा है, तो उसके अनुसार ये 50 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 में चलते हैं। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रस्ट एरिया आइडेंटिफाइड फॉर प्रिवेंटिव विजिलेंस चेक्स इन पर्सनल डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए कार्मिक विभाग में निवारक सतर्कता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मत चिन्हित नहीं किया गया है। तो इसके लिए जो आपका आंसर बनेगा वो डी बनेगा, स्क्रूटनी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस केसेस, सेवा से बर्खास्ती मामलों की जांच। आप सीधा यहाँ डी ऑप्शन ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, इन विच मंथ इज द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये अक्टूबर में मनाया जाता है, और सी ऑप्शन यहाँ ले लेंगे। जो ये विजिलेंस अवेयरनेस यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आप यहाँ ले लेंगे। 33 की बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केपीआई। देखिए यहाँ जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, इसी की फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ सी ले लेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, तो यहाँ सी आंसर आप ले लेंगे, यही पूछा है इसमें। विच इज यूज्ड बाय रेलवेज फॉर मेजरिंग इफिशिएंसी। रेलवे द्वारा कार्यकुशलता को मापने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले केपीआई मापदंड का पूर्ण रूप क्या है। तो उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन आप ले लेंगे, नो डाउट। प्रश्न नंबर 34 है, फॉर पर्सनल डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ केपीआई। देखिए केपीआई का ये दूसरा प्रश्न आ गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कार्मिक विभाग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मद केपीआई का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे शिकायतों का निपटान है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ये तो है, तो ये तो राइट हो जाएगा। दूसरा है रेटियो नेशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जनशक्ति का युक्तिकरण, ये भी राइट है, ये भी हो जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, ये भी हो जाएगा। तीनों राइट है, तो इसका मतलब जब अपने को प्रश्न में ये पता लग जाए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पूछा है कौन सा मद केपीआई का हिस्सा नहीं है, जब अपने को पता लग गया कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, तो चौथा आंसर अपने आप ही मार देंगे बिना पढ़े। क्रिएशन ऑफ फोर्स, पदों का निर्माण, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट हो जाएगा। 34 में डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की बात करें, हाउ मेनी मैक्सिमम इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स आर एडमिसिबल टू ए रेलवे सर्वेंट इन एंटायर सर्विस ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट। एक रेल कर्मचारी को सेवा के दौरान खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु अधिकतम कितने प्रोत्साहन वेतन वर्दी देय है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। ये टोटल 5 है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर फिलिंग अप 40% इंडक्शन कोटा वैकेंसी इन मैकेनिकल वर्कशॉप। मैकेनिकल कारखानों में 40% इंडक्शन कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को भरने हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसमें जो अधिकतम आयु सीमा है वो 33 वर्ष है। सी आंसर आपका यहाँ एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 37 है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से संबंधित है। वेदर आरपीएफ इज इंक्लूडेड अंडर एसबीएफ। क्या आरपीएफ को भी कर्मचारी हित निधि में शामिल किया गया है? तो आंख मीच के लगाइएगा यस, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 38 है, व्हाट इज द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन इन एनुअल ग्रांट टुवर्ड्स एसबीएफ। देखिए साथियों, यहाँ एसबीएफ से यदि आपको एसबीएफ टॉपिक से आपको जो मटेरियल है आपके पास जो भी है उसमें से एसबीएफ का जो मटेरियल है फुल रट डालिए। इस पेपर में 4% एसबीएफ से संबंधित आ चुके हैं, इसलिए जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं एसबीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ें। व्हाट इज द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन इन एनुअल ग्रांट टुवर्ड्स एसबीएफ। कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान में कितना हिस्सा मिलता है? तो देखिए यहाँ जो 800 रुपए है बिल्कुल करेक्ट है। पहले ये 500 था तो ये 500 सही था पहले, अब इसको बढ़ा करके 300 रुपए और बढ़ा करके 300 प्लस और कर दिए तो 500 और 300 800 रुपए। तो यहाँ अपन आंसर बी लगाएंगे, प्रेजेंट में 800 रुपए है। प्रश्न नंबर 39 है, व्हाट इज द पर कैपिटा एलोकेशन टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज फ्रॉम द एनुअल ग्रांट टुवर्ड्स एसबीएफ। ये ले 5 नंबर का 5वां पर्सन इसमें एसबीएफ से आ गया है। बहुत ही अच्छे से पढ़ें एसबीएफ को, मेरी तरफ से एडवाइस है आपको। स्टाफ बेनिफिट फंड, कर्मचारी हित निधि में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान कितना मिलता है? तो ये 28 रुपए है साथियों। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान पूछा गया है तो 28 रुपीज है। ऑप्शन सी ले लेंगे अपन, यहाँ सी ऑप्शन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, हु सबमिट्स ए रिपोर्ट टू द रेलवे बोर्ड रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ स्टाफ बेनिफिट। ये लो साथियों 6ठा प्रश्न है एसबीएफ का। एक ही टॉपिक से 6 प्रश्न। जागरूक रहें, सतर्क रहें, एसबीएफ जरूर पढ़ें। एसबीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कर्मचारी हित निधि के कार्यान्वयन के संबंध में रेलवे बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट कौन सौंपता है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी है महाप्रबंधक है जीएम महोदय। ये कर्मचारी हित निधि के कार्यान्वयन के संबंध में रेलवे बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है जीएम महोदय। आप जिस भी डिवीजन में हैं या जिस भी जोन में हैं वहां के जीएम महोदय का नाम भी याद रखें, जनरल मैनेजर। प्रश्न नंबर 41 है, वेदर ऑफिस बियरर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन कैन अटेंडेंट पेंशन अदालत। क्या मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी पेंशन अदालत में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 101% हो सकते हैं, यस। आंख मीच के लगाइए यस, ऑप्शन ए। प्रश्न 2 है, हु इज द लाइसेंस ऑफिसर ऑफ रेलवे स्काउट्स एंड गाइड्स बोर्ड। रेलवे स्काउट एंड गाइड बोर्ड का लाइजन अधिकारी कौन है? तो ये उपनिदेशक स्थापना जो वेलफेयर होता है, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट वेलफेयर, ये लाइजन अधिकारी होते हैं। तो यहाँ अपने यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, 4 केसेज approved at division level, what is the prescribed model timeline for finalization of compensation net appointment cases as per employee charter। मंडल स्तर पर फैसला होने वाले अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण हेतु कर्मचारी चार्टर में निर्धारित समय सीमा क्या है? तो वो है 3 महीने, वो है 3 महीने। अब 3 महीने देख लेते हैं, ये 45 दिन का मतलब 1.5 महीना, 60 दिन का मतलब 2 महीना, 90 डेज का मतलब 3 महीना। तो यही आंसर आपका
43 में 2 महीने हैं साथियों, 2 महीने, सॉरी 2 महीने हैं, आप बी ले लेंगे, यहाँ 2 महीने हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 में बी। प्रश्न नंबर 44 है, विद इन हाउ मेनी डेज एन एम्प्लॉय कैन रिप्रेजेंट अगेंस्ट एडवर्स रिमार्क इन एपीआर। एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये एसीआर का दूसरा रूप है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और ये एपीआर कब कन्वर्ट हुई, 1/9/2008 को। एपीआर में प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध कर्मचारी कितने दिनों के अंदर अपना अभ्यवेदन दे सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, छक्का लगाइए, 6 मारिए इस पे। 6 का मतलब एकदम एक्यूरेट, बार बार रिपीट होता है, बार बार आ रहा है, हर प्रश्न पत्र में आ रहा है, तो राइट आंसर बनेगा 15 दिन का, ओनली 15 डेज, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 45, व्हाट वाज द बजट अलॉटेड टू रेलवे इन द जनरल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, वित्तीय वर्ष 22-23 में रेलवे को आम बजट से कितना बजट आवंटित हुआ? देखिए साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस आंकड़ों से संबंधित है और एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है, रेल से संबंधित तो है ही। इसके लिए आप करेंगे 1,40,000 करोड़, ऑप्शन ए जो यहां दे रखा है वो एक्यूरेट है। प्रश्न नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट ट्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट ट्रेन है? शताब्दी, वंदे भारत, भारत गौरव, ट्रेन धारा। तो यहां जो ये भारत गौरव है ये प्राइवेट ट्रेन है, ये एक निजी ट्रेन है भारत गौरव। बाकी तो जो 3 ट्रेन है, शताब्दी है जो सरकारी हैं, आप ये जानते ही होंगे, और वंदे भारत भी, वंदे भारत भी सरकारी है। ट्रेन धारा भी सरकारी है। सॉरी साथियों टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए। चलिए आगे चलते हैं 47 में, विच सेक्शन डिफाइंस थर्ड पार्टी इन आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम में तृतीय पक्ष की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है? पेपर बहुत ही सेक्शन पूछे गए हैं आरटीआई एक्ट में, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन पे भी एक नजर मार लीजिएगा। इसमें जो सेक्शन पूछा गया है वो सेक्शन 2 के लिए पूछा गया है। इस सेक्शन 2 में क्या है? तो सेक्शन 2 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम में तृतीय पक्ष की जो परिभाषा दी गई है वो सेक्शन 2 में दी गई है, तो अपने सी आंसर ले लेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन है, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, बाद में जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। आरटीआई एक्ट इसलिए लाया गया कि जो सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार होता है
जो कार्य की पारदर्शिता है वो बनी रहे और जनता के काम तय सीमा पर हो। 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था। और आरटीआई की जानकारी जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है, 1 महीने में उनकी जानकारी देना जरूरी है। और इमरजेंसी और जीवन विषय से जुड़े मामलों पर 2 दिन में आरटीआई का जवाब भी 48 घंटों में भी आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ आरटीआई से इन्होंने सेक्शन में पूछा था कि तृतीय पक्ष की परिभाषा कौन सी सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन नंबर 2 में दी गई है, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। तो सी यहाँ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सीपी ग्राम की फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सीपी ग्राम की फुल फॉर्म आप जानते होंगे। सी से होता है सेंट्रलाइज्ड, पी से होता है पब्लिक, जी से होता है ग्रीवेंस, और आर से होता है रिड्रेस, एंड आया है बीच में, और ए से एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। तो यह पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथियों बात करते हैं 49 की। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस इन सीपी ग्राम्स। ये दूसरा प्रश्न है। सीपी ग्राम्स में शिकायतों के निवारण हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है। तो इसके लिए निर्धारित समय सीमा है 30 दिन है, 1 महीना है सीपी ग्राम के लिए। 49 में बी हो जाएगा। सीपी ग्राम के लिए तय सीमा है जो 30 दिन है, और यही आरटीआई में है, ध्यान रखिए। तो यहाँ बी ऑप्शन आप ले लेंगे 49 में। प्रश्न नंबर 50 है, वो देख लेते हैं। और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है 50। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अग्निवीर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अग्निवीर स्कीम में तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आप ये सभी जानते होंगे। इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 17.5 साल रखी गई है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर अग्निवीर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अग्निवीर स्कीम में तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो ये अभी अग्निवीर स्कीम अभी आई है, तो ये लेटेस्ट प्रश्न पत्र था, तो यहाँ पूछ लिया गया है। तो यहाँ है 17.5 साल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर लेंगे। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न पत्र में हमने 1 से 50 तक कर लिए हैं। तो ये पार्ट आपका फर्स्ट हो गया है, और पार्ट जो सेकंड है उसमें हम 51 से 100 तक लेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न पत्र आपका 3 पार्ट में पूरा होगा। पार्ट फर्स्ट में 10 प्रश्न राजभाषा के हैं, पार्ट सेकंड में इसमें ये ले लिया है हमने, और पार्ट थर्ड में 51 से 100 तक लेंगे। 51 से 100 तक लेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। पार्ट 2 शीघ्र आने वाला है, वेट कीजिए, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।